तो दिस इज आदित्य जोशी। इस वीडियो को चालू करने से पहले आपको दो बातें समझानी पड़ेंगी। पहली बात, जिन लोगों की आप वीडियोस यूट्यूब में देखते हो और जो सो कॉल्ड एजुकेटर्स हैं, टॉप लेवल के गाइडेंस देने वाले हैं, जो इंडिया में बच्चों को नीट की भी गाइडेंस देते हैं, उनके मुंह से आपने जरूर सुना होगा कि जॉर्जिया जैसी कंट्रीज और ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज है जिनको बहुत सपोर्ट करते हैं, ओपनली कहते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे जाओ। तो इसके पीछे की वजह यह कि उनका टाई अप होता है उन कंट्रीज के साथ। तो हर एक बच्चा जो उनके थ्रू एडमिशन लेगा वहां पे पढ़ने जाएगा, पर बच्चे से उनको 2 to 3 लाख रुपए का फायदा होगा पर ईयर। इसलिए वो लोग एमबीबीएस अब्रॉड को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं खुद एक एमबीबीएस अब्रॉड का स्टूडेंट रह चुका हूं। मैं फिलीपींस करने गया था 2023 में। मैंने नीट के लिए तैयारी करी एज ए लास्ट ऑप्शन एंड 2 महीने में नीट क्लियर करी। मैं कभी नहीं बोलता एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाओ, बिकॉज आई एम नॉट एन एजेंट, और मैं खुद एक स्टूडेंट था जो वहां फंस चुका था। दूसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि एज ऑफ नाउ 2023 में कोई भी कंट्री नहीं है जो 7 ईयर से पहले आपका एमबीबीएस खत्म करा देगी। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि ही इज नॉट अवेयर अबाउट एनएमसी रूल्स रेगुलेशंस। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत दिमाग में रख के चलनी है। एक और प्रो टिप आपको दे देता हूं, कोई अगर आपको बोले ये सेफ है या नहीं है तो उसकी बातों पे नहीं जाना है। आपको इंडियन एम्बेसी के नोटिस पढ़ने हैं, एनएमसी के नोटिस एंड एडवाइजरीज पढ़नी है, उसके बाद ही आपको स्टेप लेना है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, किस कंट्री जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बजट वगैरह हर चीज, लाइसेंस वैलिडिटी भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेफेस्ट कंट्रीज 2023 में एज अ लास्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी होने वाली है। तो पहले मैं कह दूं, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान राइट नाउ सेफर ऑप्शंस है। सेफेस्ट नहीं है, सेफर ऑप्शंस है। अब इनके बारे में आपको बताता हूं। उज्बेकिस्तान के बारे में आपको एक बात जान लेनी है कि उज्बेकिस्तान में अभी तक ज्यादा बच्चे पास आउट हुए नहीं है। सेकेंड चीज, उज्बेकिस्तान रिलेटिवली एक न्यू लोकेशन है जहां एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बच्चे जा रहे हैं। थर्ड चीज, उज्बेकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो मेरे वहां काफी लोग बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं जो खुद वहां पढ़ रहे हैं, जो फिलीपीन छोड़ के वहां गए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो तो 35 लाख के अंडर में या अप्रॉक्स 35 लाख तक में आपका टोटल एमबीबीएस हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। एक और अच्छी चीज ये है कि वहां पे विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम आपको लाइसेंस देते हैं। अभी अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात क्यों है? क्योंकि लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन लाइसेंसिंग एग्जाम लोकल लैंग्वेजेस में होता है। तो वहां आपको कोई लोकल लैंग्वेज एज सच सीखने की जरूरत एज ऑफ नाउ नहीं है। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि फर्स्ट ईयर के बाद से ही, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के लेटर लास्ट के स्टेजेस में ही आपको वो हॉस्पिटल्स में काम करवाना शुरू कर देते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वेटरी पीरियड्स होते हैं जहां आप डॉक्टर्स को शैडो करते हो और वहां सीखते हो। इसके साथ साथ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो कैडेवर्स वहां पे नहीं है, लेकिन आप हॉस्पिटल्स में शैडो कर सकते हो और हॉस्पिटल्स में ही आपको एनएट पढ़ाया जाता है। नेगेटिव की बात करते हैं तो पहला नेगेटिव ये है कि वो ऐसी कंट्री है जहां पे वॉर की आशंका रहती है। बहुत बार वॉर पहले भी हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आई नो इट इज विद इन बजट, लेकिन स्टिल वो 7 ईयर से पहले आपका खत्म नहीं कराएगी। इसको काउंट ना भी करो चलेगा, क्योंकि कोई भी एमबीबीएस की कंट्री, अब्रॉड की कंट्री ऐसी नहीं है जो 7 ईयर से पहले आपको खत्म करा दे। तीसरी चीज जो आपको दिमाग में रखनी है कि एज ऑफ नाउ विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम आपको लाइसेंस पकड़ा दे रहे हैं, लेकिन लाइसेंसिंग एग्जाम होना जरूरी है। क्योंकि एनएमसी ने यही तो बोला, आपको लाइसेंस क्यों चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों चाहिए, इस वजह से ताकि आप बाहर से अगर इंडिया में आओ तो वो ये जान सके कि हाँ ये बंदा केपेबल है, ही हैज क्लियर्ड हिज लाइसेंसिंग एग्जाम फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स दे ट्रस्ट हिम एंड दे नो दैट ही इज अ केपेबल पर्सन एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर आप लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दोगे तो आगे जाके हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट एनएमसी वगैरह बोले कि आपने विदाउट लाइसेंसिंग एग्जाम लाइसेंस एक्वायर किया है तो आप वैलिड नहीं हो। ये हो सकता है, टेंटेटिव है, कहीं नहीं लिखा है ये होगा, लेकिन कहीं ये भी नहीं लिखा ऐसा नहीं होगा। तो मैं प्रेफर करता कि लाइसेंसिंग एग्जाम वहां पे होता। यूएसएमएलई, एमआरसीएस, प्लैब की बात करो तो वहां से आप वैलिड होंगे, आप दे सकते हो। अगेन इसके बारे में एक प्रो टिप बता देता हूं, आपको यूएसएमएलई देना है चाहे प्लैब देना है तो ये कंट्री पे डिपेंड नहीं करता है, कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। इंडिया से बहुत लोग यूएसएमएलई देते हैं, एमआरसीएस, प्लैब देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इंडिया एज अ होल वैलिड है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में जहां पे पढ़ने के बाद आप ये एग्जाम्स नहीं दे सकते हो। तो डब्ल्यू डॉम्स और फेमर करके वेबसाइट्स है जिनकी लिस्ट में जाके आप देख सकते हो कौन सा कॉलेज उसमें एनलिस्टेड है, अगर है तो आप वहां से दे सकते हो। अब आते हैं हम कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों ने वहां एम्बेसीज में कजाकिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मेल किया, आरटीआई किया, तो उनको यह पता चला कि कजाकिस्तान में एक्चुअली ड्यूरेशन ज्यादा है।
देखो क्या होता है, कजाकिस्तान में 2 टाइप की डिग्री होती है, आपको पता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री नो डाउट एक बेटर ऑप्शन रहता है क्योंकि वो सेफ है ऑलमोस्ट सारी जगहों पे। बैचलर ऑफ मेडिसिन इंडिया में ही सेफ है सिर्फ। दूसरी बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है, अगर आपको यूएसएमएलई देना है तो आपको 2 साल की एक्स्ट्रा इंटर्नशिप वहां कजाकिस्तान में करनी पड़ेगी। तो 5.5 प्लस 2 ईयर्स इंटर्नशिप, तो 7.5 टू 8 ईयर्स की ड्यूरेशन हो जाएगी कजाकिस्तान में। अगर आपको ये नहीं देना है तो डायरेक्ट आप इंडिया में आ सकते हो। नो डाउट हर कंट्री के बाद इंडिया में आपको नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 दोनों देने हैं और इंडिया में इंटर्नशिप भी करनी है। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो स्क्रीनशॉट जहां पे उन्होंने बोला कजाकिस्तान वालों ने कि आपको एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ कजाकिस्तान में भी वही सारी चीजें हैं जो उज्बेकिस्तान में, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। दोनों कंट्रीज के बारे में एक चीज और आपको बताता हूं, वो यूक्रेन को फॉलो करना चाह रहे थे। अब यूक्रेन में क्या होता है, आपने सुना होगा 10-12 बच्चों की एक क्लास होती है और वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा है, सीट बहुत कम है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इन दोनों जगहों का, बच्चे ज्यादा सीट कम। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, 200-300 ग्रुप बना रखे हैं, तो क्लासेस उतनी रेगुलर नहीं होती है। अब आते हैं मोर पॉपुलर कंट्रीज में जिनके बारे में लोग इतने ओपनली कह रहे हैं यहां जाओ, ये अच्छी जगह है। रशिया विद इन बजट आते हैं और कुछ टाइम पहले तक बहुत प्रीमियम और बहुत अच्छा फेवरेबल ऑप्शन था बच्चों के लिए, लेकिन अब नहीं है। ऐसा क्यों है? पहली बात, रशिया में एजुकेशनल सैंक्शंस लग चुके हैं। इसका मतलब एज ऑफ नाउ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर ये वॉर चलता रहा और रशिया का नाम ऐसे ही खराब होता रहा तो आप सोच सकते हो यूएसएमएलई और प्लैब देने के चक्कर में आप फंस सकते हो, क्योंकि एजुकेशनल सैंक्शंस आर अ बिग थिंग। कहीं किसी कंट्री पे एजुकेशनल सैंक्शन लग जाते हैं तो उसके बाद उस कंट्री के टाई अप विद मेजर कंट्रीज खराब होने लगते हैं, तो वहां दिक्कत आ सकती है। सेकेंड चीज की बात करूं, आपको पता होगा क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां अलग है, तो इस वजह से वहां पे जो डिजीज पैटर्न और डिजीज स्ट्रक्चर्स हैं, जो वहां पे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, वो इंडिया से काफी अलग होंगे। इसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिग्री से मतलब होता है। तो डिग्री के बारे में आपको एक बात बता देता हूं, रशिया में टोटल ड्यूरेशन बढ़ चुकी है, रशिया में, जॉर्जिया में एंड यूक्रेन में टोटल ड्यूरेशन बढ़ चुकी है। इसके ऊपर मुझे नहीं पता लोग अभी भी क्यों कह रहे हैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर एजेंट आपका कह रहा है कि रशिया में ड्यूरेशन नहीं है, 6 साल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि उसने एनएमसी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आए हैं, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से जो आए, उनको नहीं पढ़ा है। उनमें साफ साफ ये लिखा है, जिसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको यहां दिखा देता हूं। इन सब में साफ साफ लिखा है कि आपको रशिया में 6 इयर्स पढ़ने के बाद 1 से 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम। लाइसेंसिंग एग्जाम रशियन लैंग्वेज में होगा, उनकी लोकल लैंग्वेज में होगा, एंड उसके बाद इंडिया में आके 1 साल और इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। तो 6 + 2 + 1, तो कितना टाइम हो गया? 8 to 9 ईयर्स हो गए रशिया में। सेम इज विद जॉर्जिया एंड सेम इज विद यूक्रेन। तो इन तीनों जगहों पे ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इसलिए मैं इनको फेवर नहीं करता हूं। एक बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है कि आपको लगता है कि हम पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं, भैया पैसे तो खर्च कर ही रहे हो, इसके साथ आप सबसे वैल्यूएबल चीज जो आप छोड़ रहे हो वो है टाइम। अगर 8 to 9 ईयर्स आपको खाली एमबीबीएस करने में लग जाएगा तो कितनी बड़ी बात है, आप समझ नहीं पा रहे। 2 चीजें, पहली बात, खाली एमबीबीएस में सैचुरेशन आ गया, सिर्फ एमबीबीएस करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड चीज, एमबीबीएस करने के बाद भी आपको 10 साल के अंदर नेक्स्ट क्लियर करना है। अब 9 साल यहां लग जाएंगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये सब चीजें दिमाग में रखो। इसलिए रशिया को मैं फेवर नहीं करता हूं, ना ही यूक्रेन को, ना ही जॉर्जिया को। जॉर्जिया के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहां इंडियन एम्बेसी नहीं है। पॉजिटिव हर कोई बताता है, और बहुत प्रोमिनेंट एक आदमी है, 2-4 आदमी यूट्यूब में जो जॉर्जिया की बहुत तारीफें कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जॉर्जिया में इंडियन एम्बेसी नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और आपको पता है जॉर्जिया कितनी पास है रशिया यूक्रेन के, अगर वहां कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इवैक्यूएट कैसे करोगे? ये सब बातें दिमाग में रखनी चाहिए। फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस के बारे में सबको पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला बीएस की कोई मान्यता ही नहीं है, खाली एमडी। फिलीपींस में 2 चीजें होती थी, बीएस एंड एमडी। एमडी विल बी इक्वल टू एमबीबीएस, इसलिए वहां ड्यूरेशन बढ़ गई है। 1.5 to 2 ईयर्स का बीएस, देन 5.5 ईयर्स का एमडी, उसके बाद 1.5 ईयर्स और लग सकते हैं आपको लाइसेंसिंग एग्जाम में अपीयर होने के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट दोगे दिसंबर में, और फाइनली आप इंडिया के 1 साल की इंटर्नशिप और करोगे। तो 8 to 9 ईयर्स फिलीपींस में लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? देखो, अगर आपकी डिग्री जो यूजुअली फिलीपींस में मार्च के अराउंड पास होती है, मार्च के अराउंड स्टार्ट होती है, वो खत्म होगी सितंबर में। लाइसेंसिंग एग्जाम होगा नेक्स्ट मार्च में, तो 6 मंथ्स यहां बढ़ गए। फिर लाइसेंसिंग एग्जाम जो मार्च में होगा उसके दिसंबर में आप नेक्स्ट दोगे, तो वहां भी टाइम बढ़ गया। तो ये सब टाइम बढ़ा के इतना ड्यूरेशन पहुंच जाएगी।
दूसरी चीज़, वहाँ सीट्स बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा है। एजेंट्स और सब लोग ये बोलते हैं कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं इसलिए हम कितने ही बच्चे बिठा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। असल में 250 सीट्स की कैपेसिटी में वहाँ 1000-1500 बच्चे बिठा देते हैं, जिसकी वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं चलती हैं। अगर मैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो हाँ, कैडेवर है, लेकिन उतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं है। इनके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई, वो आप देख सकते हो। अगर बजट की बात करूँ तो फिलीपींस में आपका बजट 55-60 लाख छुएगा ही छुएगा। ये छुएगा, ये मेरा भी छू रहा था, सबका छूता है, क्योंकि वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है। वो कंट्री बहुत एक्सपेंसिव है लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। मैं जब वहाँ पे था तो मेरा पर मंथ 30,000 पैसा जा रहा था, 30,000 रुपीज़ वहाँ खर्च हो रहे थे। 15,000 तो रेंट था जब हम 2 लोग रह रहे थे, तो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। एंड फिलीपींस वैलिड भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें यूएसएमएलई देना है इसलिए हम फिलीपींस जाना चाह रहे हैं। तो आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि यूएसएमएलई देने के लिए कंट्री का मतलब नहीं है, आपको कंट्री से कोई मतलब नहीं, आपको कॉलेजेस से मतलब है। तो अगर आपको यूएसएमएलई देना भी है तो फिलीपींस आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। इनफैक्ट इंडिया से आपके बेटर चांसेस होंगे। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह, इंडिया में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है जो फिलीपींस में नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं कि फिलीपींस यूएस पैटर्न फॉलो करते हैं पढ़ाई का। दैट इज नॉट ट्रू। यूएस पैटर्न कहता है 4 साल का बीएस होना चाहिए, 4 साल का एमडी होना चाहिए। अब ना ही 4 साल का बीएस रहा क्योंकि 1.5 to 2 ईयर्स का है, ना ही 4 साल का एमडी रहा जो 5.5 ईयर्स का करने को बोला भारत सरकार ने। इसके साथ साथ आपने देखा होगा वहां पे जो बीएस पढ़ाया जाता है उसमें ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो ना ही क्लिनिकल है, ना ही पैरामेडिकल है, ना ही मेडिकल फील्ड से रिमोटली रेलेवेंट है या फिर कनेक्टेड है। तो इसकी मदद से उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो वो 0%, वो कुछ फॉलो नहीं कर रहे यूएस पैटर्न को, तो आपको कोई क्रेडिट पॉइंट नहीं मिलेगा। कोई इजीली आपको वहां जाके कुछ हेल्प नहीं होने वाली। ऐसा नहीं होगा कि वहां जाके हम इजीली वहां सेटल हो सकते हैं यूएस में, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डब्ल्यू.डॉम्स, फैमर, ECFMG, इन सब लिस्ट को देखो, यहाँ पे अगर आपका नाम लिखा होगा तो आप दे सकते हो यहाँ से वो एग्जाम्स। एक और अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं एनएमसी एजेंट स्पेशली कह रहे हैं कि एनएमसी न्यू नोटिस निकाल देगी, अब वैलिड हो जाएगा फिलीपींस। तो एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट नोटिस है, जो यहाँ अगेन स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये लेटेस्ट नोटिस आपको दिखाया है इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस ने। यहाँ साफ लिखा है कि ना ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है, ना ही लाइसेंस मिल रहा है, तो फिलीपींस विल नॉट बी वैलिड। तो यू शुड बी वेरी वेरी एडवाइज्ड, ठीक है। एक और अच्छा ऑप्शन जो बच्चे चाहते हैं चूज करना, दैट इज नेपाल। नेपाल के बारे में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल इज वेरी एक्सपेंसिव। ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो वहाँ 65 to 70 लाख आपके खर्च हो जाएंगे। और अगर आपको इतना ही खर्च करना है तो इंडिया में प्राइवेट क्यों नहीं ले लेते आप। नेपाल के साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये है कि वहाँ पे MBBS स्ट्रक्चर इंडिया के जैसा है, लेकिन थोड़े बहुत अंदर सब्जेक्ट्स में चेंजेस हैं जो बच्चे नहीं बताते हैं। दैट इज अनदर डाउनफॉल। और इतना एक्सपेंस खर्च करना है तो इंडिया में लेना बेटर है। फिर आते हैं उन कंट्रीज में जो उतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन काफी सारे बच्चे इनके पीछे भागते हैं, दैट इज पोलैंड, रोमेनिया, आर्मेनिया। अब पोलैंड, रोमेनिया, आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको पहले हेल्प हो जाती थी कि आपको प्लैब वगैरह नहीं देना पड़ता था। सेम वॉज विद यूक्रेन, बट दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि अब UKMLE आ गया है प्लैब की जगह, और वो सबको देना पड़ेगा। सेकेंड चीज मैं बताता हूँ, रोमेनिया, आर्मेनिया बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ लिविंग कंडीशंस बहुत एक्सपेंसिव है। पोलैंड में अगर मैं बात करूं तो आपका टोटल एक्सपेंस 65-70 लाख के आसपास जाएगा। सेम इज विद अदर 2 कंट्रीज, रोमेनिया, आर्मेनिया। यहां सब आपका एक्सपेंस 70 लाख छू ही देगा क्योंकि वहां लिविंग कंडीशंस बहुत हाई है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है। तो अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो इंडिया में प्राइवेट लेना वुड बी मच मच बेटर। मैंने एक वीडियो बनाई जहां मैंने इंडिया में प्राइवेट वर्सेस MBBS अब्रॉड को कंपेयर किया, पॉइंट वाइज सब कुछ ग्रेडिंग करके, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो इन सबके पर्सपेक्टिव में। लेकिन अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो हाँ, पोलैंड में एजुकेशन बहुत अच्छा है, बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में 1-2 यूनिवर्सिटीज पोलैंड में भी हैं। अब आते हैं हम और आगे चलते हैं, इटली के बारे में बात करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे इटली के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं। इटली के बारे में मुझे जो पता है वो ये है कि इटली में डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते हो, आपको इटली के पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको आइल्स क्लियर करना पड़ेगा। तो आइल्स क्लियर करने के लिए सितंबर के आसपास आपको आइल्स का पेपर देना पड़ेगा। तो अभी भी आप चालू करोगे तो काफी टाइम आपका पेपर क्लियरिंग प्रोसेस में लग जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, और अगर सब कुछ अप्रूव हो जाता है और वहाँ की लैंग्वेजेस भी आप सीख लेते हो तो उसके बाद वो विद इन बजट आ सकता है। 40 लाख के आसपास वहाँ काम हो सकता है। वहाँ मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सिटी है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, उसके पास में एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। मेरा कोई ग्राउंड रियलिटी में वहाँ जानने वाला नोन पर्सन नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी कैसी है, बट
मुझे जितना पता है वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से हाई रहते हैं। इटली को मैं इसलिए फेवर नहीं करता हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना, उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस आइल्स वगैरह को क्लियर करना है। तो इससे अच्छा आप इंडिया में ले लो क्योंकि टोटल एक्सपेंस हाई जाएगा भाई, आइल्स का पेपर भी इतना सस्ता नहीं होता है। अब आते हैं फाइनली, बहुत सारी और भी कंट्रीज रह गई, बांग्लादेश हो गया है और छोटी मोटी और इजिप्ट हो गया है, ईरान इराक हो गया है। अब इन सारी कंट्रीज में ऐसा है कि मैं एज ऑफ नाउ इनको फेवर नहीं करता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो ये है कि इनके अंदर इंटरनल चीज़ें जो चलती हैं वो एंटी एनएमसी है, मतलब एनएमसी की चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते ये। तो मैं नहीं चाहूँगा आप रिस्क लो। देखो, आप जब एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाओगे तो दो सबसे बड़ी चीज़ें होने वाली है। पहली बात, आप वहाँ अकेले हो जाओ क्योंकि जिन एजेंट्स के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो आगे जाके आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाले। दूसरी चीज़, आपके मंथली एक्सपेंसेस तो होंगे, बहुत सारी जगहों पे आपके ईयरली एक्सपेंसेस भी होंगे। जैसे फिलीपींस में हर साल आपको एसीआर रिन्यूअल करना पड़ेगा। एसीआर टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड है जिसके बिना आप इंडिया नहीं आ सकते हो, ना ही फिलीपींस वापस जा सकते हो। तो उसके होंगे, फिर वीज़ा रिन्यूअल हो गया हर साल। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका टोटल बजट आपका अमाउंट कर ही जाएगा 50-60,000 रुपीज़ पर ईयर में। और एक और अच्छा पॉइंट ये है कि वहाँ पे पर मंथ एक्सपेंसेस के साथ साथ विद इन कॉलेज एक्सपेंसेस भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें हिडन चार्जेस एंड हिडन फीस होती है। जैसे बीएस के बाद ग्रेजुएशन फीस मांग लेंगे वो, तब क्या करोगे आप। बहुत सारे जगहों पे खराब चीज़ें भी होती है। जैसे फिलीपींस में क्या होता है, बीएस कंप्लीट होने के जस्ट बाद वो आपको बीएस की डिग्री नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि वो डिग्री लेके बच्चे कॉलेज छोड़ देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। तो वो 2 साल बाद वो डिग्री देते हैं और तब तक आपको एमडी वहीं पे कंटिन्यू करना पड़ता है। और एमडी एक बार चालू हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है। देखो, एक अच्छा पॉइंट आपको बताता हूँ, ना ही एजेंट्स के, ना ही कंसल्टेंट्स के और ना ही एडवाइजर्स के, इवन प्रोफेसर्स के हाथ में भी नहीं होता है लाइसेंस देना या वैलिड करना किसी चीज़ को। ये इंडियन गवर्नमेंट एंड फिलीपींस गवर्नमेंट या किसी भी और कंट्री की गवर्नमेंट का बात है। तो जब तक वहां से रूल नहीं आता, जब तक रेसिप्रोकल लॉ नहीं आता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है आपका एजेंट बोले अब मीटिंग हुई है, ये हुआ है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उनको बोलो रिटर्न प्रूफ दिखाओ आप। देखो, आपका फ्यूचर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये आपकी लाइफ में। आप 8 to 9 ईयर्स अगर कहीं पे खर्च कर रहे हो तो उसके बाद आप ये श्योरिटी तो लेके चलो कि आप वैलिड हो जाओगे, तो फायदा क्या है। देखो, फिलीपींस के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, वो आपको चैनल्स में मिल जाएंगी। एज ऑफ नाउ अगर आपको मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए तो जो बच्चे बीएस में उनको छोड़ देना चाहिए फिलीपींस। जो बच्चे इंडिया में हैं वो एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं लेकिन उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, उनको ड्रॉप लेना चाहिए। जो 1 बार या 2 बार ड्रॉप ले चुके हैं उनको एक और बार ड्रॉप लेना चाहिए। जिनके पास ऑप्शन है बीएमएस करने का वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड करने का, तो अगर आपको सेटल करने की दिक्कत नहीं है, अगर आपको बीएमएस चूज करने में पर्सनली ऐसा नहीं लगेगा कि आगे जाके मुझे रिग्रेट होगा, तो बीएमएस चूज कर लेना चाहिए। जो लोग इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ पेरेंट्स का पैसा बचाने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर रहे हैं, तो उनको भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप इंडिया में प्राइवेट कर लीजिए। आई नो ये अच्छी एडवाइस नहीं लग रही इस समय पे, पर आगे जाके आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस अब्रॉड इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो वहाँ के एकेडमिक हेड से, वो लोग कहते हैं अपने एजेंट्स को बुलाओ। तो ये सारी वजह है जिनकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एज ऑफ नाउ। लेकिन स्टिल अगर आपको चूज़ करना है तो उज्बेकिस्तान चेकआउट कर सकते हो, कजाकिस्तान चेकआउट कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन में किर्गिस्तान भी देख सकते हो 1-2 बार। दैट्स इट। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा इट शुड बी योर लास्ट ऑप्शन। मैं कभी नहीं कहता एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लो, ना ही मैं कहता हूँ कि मैं कराऊंगा क्योंकि मैं एक एजेंट नहीं हूँ। आपने नोटिस किया होगा जो बाकी यूट्यूबर्स है जो कहते हैं यहाँ एडमिशन ले लो, यहाँ एडमिशन ले लो, एक ही कंट्री के पीछे पड़े रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका टाई अप होता है और उनके थ्रू आप एडमिशन लोगे तो उनको पैसा मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू।